हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेके आए बेटा पार्ट थर्ड। ठीक, ये हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पार्ट फर्स्ट भी अपलोड हो चुका है, पार्ट सेकंड भी अपलोड हो चुका है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, बेटा जाके देखिए। क्यों देखना है? क्योंकि ये 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, इसका जो सॉल्यूशंस है विद सॉल्यूशंस, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से ही 90 से 95% बेटा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। 90 से 95% क्वेश्चन जो है इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपको मिलेंगे। डेरिवेशंस हो, थ्योरी हो, डेफिनेशंस हो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कौन कौन से बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? तो अगर हम बात करें तो ये सारे जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है, चाहे आपका एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, सबके लिए है ये। ठीक, क्योंकि यही क्वेश्चंस फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल हर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का टारगेट जो है इस बार, इस वीडियो में हमने टारगेट रखा है 1000 लाइक्स का। ठीक, तो अपने हिस्से का जो एक लाइक है बेटा, उस लाइक को जरूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में करिएगा, क्योंकि हमने 200 कमेंट्स का जो है टारगेट रखा है इस वीडियो में। कम से कम 200 कमेंट जो है इस वीडियो में आ जाना चाहिए। जैसे ही आ जाएगा बेटा पार्ट 4 हम रिलीज करेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, केवल जो इंटरेस्टेड है जिनको पार्ट 4 चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पार्ट 4। ठीक, जिनको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, अगर आपको चाहिए, आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो रही है, आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, सर क्या करें? ठीक, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा न्यूमेरिकल सीरीज। जब बहुत ही जल्द हम लोग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज भी लेके आएंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को देखिए। ठीक है, जो भी सॉल्यूशंस बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप उसको अपने फेयर नोटबुक में जरूर लिखा करिए बेटा, क्योंकि मैं शॉर्ट में, इन शॉर्ट में इफेक्टिव तरीके से मैं हर एक सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इफेक्टिव तरीके से और बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आप लिख के आए, है ना। बहुत ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, बहुत कम भी नहीं लिखना है, मॉडरेट वे में हमें एक क्वेश्चन के हिसाब से कितना लिखना है उतना ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि आप बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सके बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आपका है आज के इस वीडियो का, क्वेश्चन क्या है आज का? तो कह रहे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित वायु-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। वायु-सेवर्ट नियम के समीकरण से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं बीमीय समीकरण निकालिए। ठीक, सबसे पहले वायु-सेवर्ट लॉ को डिस्कस करना है। सबसे पहले कह रहे वायु-सेवर्ट लॉ लिखिए और उसके बेसिस पे जो चुंबकशीलता है म्यू नॉट है, म्यू नॉट का बीमा और मात्रक भी आपको लिखना है। देखो लास्ट वीडियो में जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग, सॉरी पार्ट सेकंड के लास्ट क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था वायु-सेवर्ट का नियम। क्या डिस्कस किया था बेटा? वायु-सेवर्ट का नियम। देखो एक तो सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, इसलिए मैं बार बार लिखवा नहीं रहा हूं, आप लिखिएगा वायु-सेवर्ट के नियम के अनुसार, वायु-सेवर्ट के नियम के अनुसार कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, देखिए ये हमारे पास एक धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस धारावाही चालक तार को हमने छोटे छोटे खंडों में बांट लिया है। एक छोटा सा खंड हमारे पास यहाँ पे है dl। इस dl और इस r के बीच में जो कोण है बेटा कितना है, मान लेते हैं थीटा है, और इस चालक में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको बताना है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। तो हमने कहा इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, तो हमने कहा ये जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती है, तो I इज प्रोपोर्शनल, सॉरी dV इज प्रोपोर्शनल टू I।
हमने कहा लघुखंड डीएल के समानुपाती होता है, तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल। नेक्स्ट हमने कहा साइन थीटा के समानुपाती होगा, तो साइन थीटा डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और हमने कहा दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका मतलब हो गया डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आ गया डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने कहा यहाँ से डीबी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इसका मान जो होता है तो 10 की घात -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। ठीक, तो यहाँ यही तक आपको क्या करना है, बायो-सेवर्ट लॉ को लिखना है। डिटेल अगर आपको चाहिए तो जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड का आप लास्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वहां पे हमने बायो-सेवर्ट लॉ को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो बायो-सेवर्ट लॉ जो है, बायो-सेवर्ट का जो नियम है बेटा, है ना, उसके अनुसार का नियम, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे क्या पास dv इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओहो सर, देखो इसके आधार पर यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट का तो हमने सॉल्यूशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां से देखते हैं कि बायो-सेवर्ट नियम के समीकरण से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं बीमीय समीकरण, मात्रक एवं बीमीय समीकरण निकालिए। आपको मात्रक निकालना है और बीमीय समीकरण आपको निकालना है। ठीक है, मात्रक और बीमीय समीकरण निकालने के लिए देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर क्या लिखा जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर लिखा जाएगा आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीबी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये पूरा उठ के इसके डिवाइड में आ जाएगा बेटा आई डीएल साइन थीटा, क्या जाएगा आई डीएल साइन थीटा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा अगर हम इसका मात्रक लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, इसका मात्रक अगर हम लिखेंगे, मात्रक क्या लिखा जाएगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है भाई, टेस्ला होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा टेस्ला की। आर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई धारा का मात्रक हो गया हमारा एम्पियर, धारा का मात्रक हो गया हमारा एम्पियर, और डीएल क्योंकि एक दूरी है, एक छोटी सी लंबाई है, और इस लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। और साइन थीटा जो है ये हमारा यूनिट लेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन है ये। देखो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, ये हो गया इसका मात्रक। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या पूछा है, इसके साथ साथ पूछा है बीमीय समीकरण बताइए, मतलब इसकी बीमा बताना है। ठीक, बीमा कैसे निकालेंगे, तो सिंपल, देखो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो टेस्ला है, टेस्ला की बीमा आपको पता होना चाहिए। टेस्ला की बीमा सर नहीं याद है, सर नहीं याद है टेस्ला की बीमा। हमने कहा कोई बात नहीं याद है, चलो चल जाएगा। क्या आपको ये समीकरण याद है, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। अगर याद है तो आप टेस्ला की बीमा निकाल सकते हैं। बताता हूं मैं यहाँ पे कैसे निकालें, इस समीकरण से निकालेंगे तो इजी रहेगा, इसलिए मैंने समीकरण यूज किया F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। बाकी समीकरण तो बहुत सारे हैं। देखो साइन थीटा को छोड़ दो, इसका कोई मात्रक नहीं होता, थीटा 90 ले लो, तो B इज इक्वल टू क्या जाए F अपॉन आई एल। हमने कहा F न्यूटन, न्यूटन की जो बीमा है ml t-2 डिवाइड बाय एम्पियर का हो गया A और लेंथ का हो गया L, क्या होगा L। हमने कहा L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल कर दो, क्या बचेगा भाई m t-2 a-1, तो ये आपका जाएगा m t-2 a-1। ये मैग्नेटिक फील्ड की बीमा, मतलब टेस्ला की बीमा है भाई। किसकी बीमा है भाई, ये टेस्ला की बीमा है। हमने कहा ठीक है तो ये टेस्ला की बीमा है, तो ये हो गया हमारा, देखो टेस्ला हो जाएगा आपका m t-2 a-1 इंटू मीटर का हो जाएगा L डिवाइडेड बाय एम्पियर, तो एम्पियर का हो जाएगा बेटा A। ठीक, तो ये डायमेंशन इसका हो गया ml t-2, ये ऊपर जाएगा A -1, ऊपर -1 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा।
तो डायमेंशन हो जाएगा ml t माइनस टू a माइनस टू, t माइनस टू a माइनस टू। ठीक, ये किसकी बीमा है भाई? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चुंबकशीलता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, तो अब म्यू नॉट की बीमा हम कंसीडर कर सकते हैं इसको कि ये जो बीमा है भाई ये किसका है? ये म्यू नॉट की बीमा है। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में बीमा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 17, 18, 23, 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2025 में भी। ठीक, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है तो 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? सबसे पहले आपको एम्पियर के परिपथीय नियम को एक्सप्लेन करना है, समझाना, उसका स्टेटमेंट लिखना है। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार या चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए, अनंत लंबाई का अगर आपके पास एक धारावाही चालक तार है तो उस अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निकालना है उस तार के किसी निकट बिंदु पर। क्वेश्चन 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24 में क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, इतने कंटिन्यू इतने सालों से क्वेश्चंस आपका रिपीट हुआ है इस फॉर्मेट में, या इससे थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चंस पूछा गया है। कैसे करना? तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे डालेंगे बेटा, जब भी आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे ना बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डालिएगा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। देखो, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, स्टेटमेंट क्या है? तो सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि आपको लिखना है। ये किसके लिए वैलिड है बेटा? ये एक किसी बंद परिपथ या लूप के लिए वैलिड है। अगर आपके पास एक बंद परिपथ है या लूप है तो आप एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अनुसार लिखेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे कि इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ द्वारा घिरे बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, ये सिंपल सा स्टेटमेंट हमने लिखा है कि इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो उस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा? म्यू नॉट इंटू आई। फिर आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देंगे कि इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इंटीग्रेशन b डॉट dl इसको हम बोलते हैं रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। ठीक, तो पहला पार्ट आपका यहीं पे निपटता है, केवल आपको एम्पियर परिपथीय नियम लिखना है। दूसरे पार्ट में क्या लिखना है भाई? यहां से देखो, यहां से आपसे कह रहे हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार या चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अब हमारे पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है और उस चालक तार के कारण आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए
तो नेक्स्ट आप क्या हेडिंग डालेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप इसमें लिखेंगे, मतलब हेडिंग वाइज लिखेंगे। सबसे पहले एम्पियर का परिपति नियम लिख दिया। अब आप लिखेंगे जो टॉपिक आपका है उसका हेडिंग डालेंगे कि अनंत लंबाई के धारावाही चालकतार के कारण अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो क्या डालेंगे कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर हमारे पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग डाल देना है और उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे, किस तरीके से डेरिवेशंस करेंगे, तो सिंपल मेथड बताऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप कम से कम लाइनों में आप इस डेरिवेशंस को याद कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है। किसका भाई, एक अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है। ये अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है और इस चालक तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु होगा। इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए उस बिंदु से जाता हुआ क्या करेंगे हम, एक सबसे पहले एक बंद परिपथ खींचेंगे। क्या खींचेंगे भाई, एक बंद परिपथ हम खींच लेंगे। ठीक, क्योंकि एम्पियर का जो नियम है वो किसके लिए वैलिड है भाई, एम्पियर का नियम वैलिड है। एम्पियर का जो नियम है वो किसके लिए वैलिड है, वो वैलिड है बंद परिपथ के लिए। ठीक, तो ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है, एक्स वाई नाम दे देते हैं हम इसका। और इस चालक तार से r दूरी पर यहां पे मान लेते एक बिंदु है P और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और मान लेते इस परिपथ में इस वायर में जो आपका क्या कहते हैं चालक तार है, इस चालक तार में I धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सिंपल सा एक डायग्राम आपको बना लेना है। अब ये जो एक बंद लूप है बेटा, इस बंद लूप में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करें तो देखो करंट ऊपर की दिशा में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरीके से आप कंडक्टर को ऐसे होल्ड करेंगे, कंडक्टर आपका आपने इसको ऐसे होल्ड करना है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे इस तरीके से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, है ना, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ऐसे घुमाएंगे हम, ऐसे घूमेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कुछ इस तरीके से है भाई, यहाँ पे दैट इज बी, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एक बंद परिपथ है जिसका एम्पीरियन परिपथ या एम्पीरियन लूप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप इसको बोला जाता है, ये एम्पीरियन परिपथ इसको बोला जाता है। तो इस एम्पीरियन परिपथ को, लूप को हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर सकते हैं भाई, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इसका पार्ट ले लेते हैं, लंबाई ले लेते हैं dl, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे हम, कितना भाई dl। हमने कहा इस dl का डायरेक्शंस इसके टेंजेंशियली ऊपर की दिशा में होगा, तो हमने कहा dl इस दिशा में। और इस बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। टेंजेंशियली एंगल कितना बनेगा आपका, 0 डिग्री बनेगा। एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो स्पर्श रेखा है वो dl की दिशा को भी प्रदर्शित करेगा और b की दिशा को भी ये प्रदर्शित करेगा। तो b और dl सेम दिशा में होंगे तो एंगल हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओहो, तो मान लेते हैं, माना भैया OP इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज R। O से P तक की जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, नाउ धारा कितना है भाई इस वायर में, तो धारा हमारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो नाउ ये जो एम्पीरियन लूप है, तो लूप के चारों ओर, लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन। देखो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होगा,
तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। क्या लिखेंगे बेटा? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या होगा इसका वैल्यू? तो हमने कहा इसका वैल्यू जो है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस जीरो। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे b और dl के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आएगा और cos 0 का वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे। cos 0 का वैल्यू कितना भाई? 1 होता है। तो इंटीग्रेशन b को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन dl बचेगा क्योंकि b कांस्टेंट है। इस लूप के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होगा, इसलिए इसको हम बराबर ले लेंगे, सॉरी बाहर ले लेंगे। और इंटीग्रेशन b डॉट dl, इंटीग्रेशन b डॉट dl क्या होगा? इस लूप की कुल लंबाई, इस लूप की कुल लंबाई, और इस लूप की कुल लंबाई बेटा हो जाएगा 2 पाई r। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन b डॉट dl का वैल्यू क्या हो गया भाई? इंटीग्रेशन b डॉट dl हो गया म्यू नॉट, सॉरी b इंटू 2 पाई r। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक, एम्पियर के परिपथीय नियम से, देखो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि इंटीग्रेशन b डॉट dl ये जो है ये किसके बराबर होगा? ये आपका म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। हमने कहा दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमने कहा दोनों समीकरणों को आपस में इक्वेट कर दो। दोनों को उठा के अगर आपस में अगर आप इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू, म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। तो हमने कहा बी इज इक्वल टू क्या जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक, यही चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। अगर हम यहाँ पे बी और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, हालांकि पूछा नहीं गया है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बी और आर के बीच में जो ग्राफ होगा बेटा वो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, क्लियर है? तो वायसेवर्ड के नियम से जब हम धारावाही चालकतार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उसमें जस्ट आपको इतना ही लिखना है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का वैल्यू निकालना है। एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का वैल्यू आपको रख देना है म्यू नॉट इंटू आई, दोनों को आपस में इक्वेट करके बी का वैल्यू निकाल लेना है। साथ में आपको ये डायग्राम जो है ये प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर आप बना लेते हैं ना तो उसके बाद क्वेश्चंस इजीली हो जाता है या डेरिवेशंस इजीली हो जाता है। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा हो सके डायग्राम की भी प्रैक्टिस करिएगा। किसकी प्रैक्टिस करना है आपको? डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल न्यूटन मीटर के लिए सूत्र, न्यूटन पर मीटर हो गए, न्यूटन पर मीटर के लिए सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे धारा के 1 एम्पियर की परिभाषा भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास 2 अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार है और उन दोनों तारों के कारण आपको क्या निकालना है? उन दोनों तारों के कारण एक दूसरे तार एक दूसरे पे कितना बल आरोपित करे, उस बल का सूत्र का निगमन करना है। बहुत सिंपल सा 4 लाइन का डेरिवेशन है। देखिएगा कैसे करना है। ठीक, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपको लिख के आना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, एक्स्ट्रा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, एक्स्ट्रा लिखोगे क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना? और क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे का समय आपको मिलता है और 3 घंटे का जो समय होता है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकंड का भी बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक, तो ये हमारे पास एक धारावाही चालक तार है, हमारे पास एक धारावाही चालक तार है। ठीक, इसका एक क्लोन बना देते हैं। ये एक दूसरा धारावाही चालक तार हो गया। ये दोनों अनंत, अरे ठीक, ये दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार है। अनंत लंबाई के 2 धारावाही चालक तार है, समानांतर है, एक दूसरे के
समानांतर ये रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा मान लेते ये दो चालक तार हैं, एक का नाम दे देते हैं हम, इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक, इसका नाम दे देते हैं सी डी, और इन दोनों चालक तारों में धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं इसमें धारा है I1 और CD में जो धारा है मान लेते कितना भाई I2 है, और दोनों तार एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है या R दूरी पर स्थित है, D दूरी पर स्थित है मान लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों चालक तारों के बीच जो बल लग रहा है वो बल आपको निकालना है, कितना और किस दिशा में लग रहा है। तो मान लो दोनों चालक तार समानांतर रखे हुए, इसमें धारा कहां जा रहा है भाई, ऊपर की दिशा में, दोनों में धारा की दिशा समान है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो ए बी चालक तार है, इस ए बी चालक तार के कारण इस सी डी तार के स्थान पर क्या बनेगा भैया, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। किस दिशा में बनेगा, तो हमने कहा करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर की तरफ। तो हमने कहा यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा ये अंदर की तरफ होगा, कितना, हमने कहा मान लो B1, क्योंकि I1 धारा ने बनाया तो ये B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस B1 चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये I2 धारावाही चालक तार रखा हुआ है। तो जब हम किसी धारावाही चालक तार को एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो एक बल का अनुभव करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो CD तार है ये भी एक बल का अनुभव करेगा, बिल्कुल करेगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक, कितना बल का अनुभव करेगा, तो बल का फॉर्मूला आता है विल साइन थीटा। बस ये एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विल साइन थीटा। अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो अब याद करिए, जितने भी फॉर्मूलाज है ना बेटे याद करिए सारे फॉर्मूलाज। कहाँ से मिलेगा सर, प्लेलिस्ट में जाओ, विजिट करो, वहाँ पे देखो एक वीडियो मिल जाएगा आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज के, सारे फॉर्मूलाज जितने भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको दे रखा है। वहाँ इस वीडियो को देखो एंड तक, टिल एंड तक आप इस वीडियो को देखो, और देन उस वीडियो में से जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया वो सारे एक पेज में, एक नोटबुक में आप बना लो, और देन उसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो। ठीक है, चल बात करते हैं B1। अच्छा, अब इस I1 धारा के कारण इस B1 चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना D जो है दोनों चालक तारों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। ठीक, अच्छा तो AB चालक तार के कारण, AB चालक तार के कारण इसको नाम दे दो बिंदु P। ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना भाई, तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र B1 अभी हमने ड्राइव किया था, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। R की जगह क्या ले लेंगे, डिस्टेंस की जगह D ले लेंगे हम यहाँ पे। दूरी हमने क्या कंसीडर किया भाई, R दूरी हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो B इज इक्वल टू जब म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। अच्छा, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब इस CD धारावाही चालक तार रखा हुआ है तो उस पर बल कितना लगेगा। ठीक, तो B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण, B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण CD पर बल। ठीक, B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो CD चालक तार है इस पे कितना बल लगेगा, तो इस पे बल लगेगा F इज इक्वल टू B1 I2 L साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू विल साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू विल साइन थीटा। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हमने B की जगह क्या यूज किया भाई, B1, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है भाई, B1 चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक, धारा I, तो हमने कहा इस वाले चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने कहा इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, हमने कहा बिल्कुल सही बात है, धारा I2 है तो I को हमने I2 से रिप्लेस कर दिया, L साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ है, धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र का अंदर की तरफ है, धारा ऊपर की तरफ है, इस तरीके। तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और
धारा जो है वो ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो लेंथ ऊपर की तरफ लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक, इस तरीके से आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे पर लंबवत होंगे। तो इसका मतलब है कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर ये 90 डिग्री है तो उस केस में आपका f इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो f इज इक्वल टू, तो ये आपका जाएगा म्यू नॉट नहीं, B1 I2 L sin 90, sin 90 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। और B1 का वैल्यू समीकरण नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हमने क्या रखना है, B1 का वैल्यू रख देना है। देखो समीकरण 1 में B1 का जो वैल्यू है वो क्या है भाई, B1 का वैल्यू है यहाँ पे B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। तो हमने कहा इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो B1 का वैल्यू रख देंगे। तो B1 आपका जो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी I2L और साइन 90 आपका हो जाएगा 1। ठीक, तो F इज इक्वल टू यहाँ से आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी एल। देखिए यहाँ पे जो तार है वो अनंत लंबाई का है, कितने लंबाई का भाई, अनंत लंबाई का है। अब L का वैल्यू इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते हम, है ना, क्योंकि अनंत लंबाई का चालक तार है, तो L का वैल्यू इनफाइनाइट रख नहीं सकते। तो इसलिए हम निकालेंगे प्रति एकांक लंबाई पर बल कितना लग रहा है। क्या निकालेंगे भाई, प्रति एकांक लंबाई पर बल। तो यहां पे लिखेंगे प्रति एकांक लंबाई पर बल। देखो प्रति एकांक लंबाई पर अगर हम बल निकालेंगे तो ये बल आएगा F अपॉन L। तो F अपॉन L इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसका, ये एक्सप्रेशन आ गया F बाय L का, बल प्रति एकांक लंबाई। ठीक, यूनिट क्या लिखेंगे इसका, इसका यूनिट लिखा जाएगा न्यूटन पर मीटर लिखा जाएगा। ठीक है, तो तार के प्रति एकांक लंबाई पे जो बल लगेगा वो आपका जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक, चलिए थोड़ा सा और डिस्कशंस करते हैं यहाँ पे। क्या डिस्कशंस है, डिस्कशंस ये है कि अगर दोनों चालक तार में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, जैसे यहाँ पे धारा समान दिशा में, तो बल किस दिशा में लगेगा, तो बल निकालने के लिए हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, या हम लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल। ठीक, राइट हैंड पाम रूल ये हो गया, सिंपल रहता है राइट हैंड पाम रूल। देखो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग ये जो फिंगर्स है ना, ये जो उंगलियां है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपका थंब है ये धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और आपको जिस दिशा में थप्पड़ मारना है, ये थप्पड़ मारा, थप्पड़ का मतलब बल। ठीक, तो आप जिस दिशा में थप्पड़ मारोगे वो डायरेक्शन किसका होगा भाई, बल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा कहाँ जा रहा है ऊपर, थप्पड़ किधर मारोगे, इधर ऐसे थप्पड़ मारोगे ना, खच के थप्पड़। ठीक, तो इधर आपका थप्पड़ लगेगा, तो इसका मतलब बल कहाँ लगेगा भाई, इस दिशा में लगेगा, F1 2। ठीक, सेम अगर हम बात करें इस चालक तार AB पे बल किस दिशा में लग रहा है, अगर इसमें बल की दिशा निकालेंगे तो देखो धारा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा बाहर की दिशा में, धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनेगा भाई, बाहर, क्योंकि उंगलियां बाहर की तरफ है ना, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो बाहर की दिशा में होगा भाई, B2। कहाँ होगा, B2। हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में, तो ऐसे आ जाओ, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, धारा कहाँ है भाई, ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा, इस दिशा में, थप्पड़ इधर लगेगा, ऐसे 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 थप्पड़ लगेगा। ठीक, ऐसे थप्पड़ लगेगा तो कहाँ लगेगा बल, बल इस दिशा में लगेगा, तो बल लगेगा इस पे, इस दिशा में, कितना, F21। ठीक, देखो ये दोनों बल क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, ये बल एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, ये आकर्षित करेंगे। अगर ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसका मतलब अगर किसी चालक तार में समान दिशा में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उस केस में उस चालक तार के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है। यहाँ पे बल कैसा होगा भाई, आकर्षण का होगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक, अगर दोनों चालक तार में धारा विपरीत दिशा में है, कौन सी दिशा में भाई, विपरीत दिशा में है, ये एक चालक तार है,
ये दूसरा चालक तार है, ठीक है। देखो ये एक चालक तार है बेटा, ये दूसरी चालक तार है, और दोनों में धाराएं विपरीत दिशा में है, दोनों में धारा विपरीत दिशा। मान लो इसमें ऊपर की तरफ है I1 और इसमें धारा है नीचे की तरफ, ठीक। तो इस AB चालक तार के कारण CD के जगह पे चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बनेगा? तो हमने कहा धारा ऊपर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनेगा? इसमें अंदर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, धारा नीचे लग रहा है भाई, बल किस दिशा में लगेगा? तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, धारा नीचे, अंगूठे को नीचे की तरफ रखोगे, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ रखोगे अंगूठा, बल कहाँ लगेगा? इस दिशा में लगेगा बल आपका लगेगा इस दिशा में F, ठीक। अच्छा, इस CD चालक तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ किस दिशा में बनेगा? तो हमने कहा इसमें धारा नीचे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनेगा? इसका अंदर की तरफ। इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ बनेगा। हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, धारा ऊपर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा कहाँ है भाई? ऊपर की तरफ है, ऐसे दिख रहा है ना आपको, ठीक। ये इस तरीके से देखो, ये अंदर की तरफ, ये ऊपर की तरफ था, धारा ऊपर की तरफ, तो बल कहाँ लगेगा? बल इस दिशा में, ठीक। तो इसमें बल लगेगा इस दिशा में। ये वाला बल इसको दूर इधर ले जा रहा है, ये जो बल है वो AB को इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई? यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का लगेगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब अगर दो धारावाही चालक तार एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं और वो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है या D दूरी पर स्थित है, तो उन दोनों चालकों के बीच जो बल लगेगा वो बल लगेगा F/L = μ0 I1I2/2 πd। और इस अवस्था में अगर धाराएं सेम दिशा में है तो चालक एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर दोनों में धाराएं विपरीत दिशा में है तो चालक क्या करते हैं? वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे इस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा आपसे, देखो एक और क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा उक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। मतलब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको 1 एम्पियर की परिभाषा लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अगर आप इसके डेफिनेशन लिखेंगे तो 1 नंबर का आपको ये डेफिनेशंस, मतलब इस डेफिनेशन के 1 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है। देखो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर की परिभाषा, तो 1 एम्पियर की परिभाषा लिखा जाएगा। देखो F/L इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन है μ0 I1I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी। देखो कंसीडर करते हैं कि यदि दोनों चालक तारों में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है भाई? 1 एम्पियर। I1I2 इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 1 एम्पियर, ठीक। और D जो है वो कितना है भाई? दोनों चालक तारों के बीच में मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी है। ये दूरी, ये चालक तार कहाँ पे रखा है? वायु में रखे हुए हैं। तो F/L क्या हो जाएगा? तो देखो F/L हो जाएगा, F/L इज इक्वल टू, क्योंकि ये सब 1 हो जाएगा, तो यह बचेगा आपका μ0/2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका जाएगा μ0/2 पाई। अच्छा, μ0/2 पाई का वैल्यू होता है बेटा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। मींस अगर दो चालक तार जो एक दूसरे के समानांतर 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखे हुए हैं, अगर हम उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, कितना? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस केस में उस चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगेगा। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल डेफिनेशंस मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ बेटा, ताकि आपको 1 मिनट में याद हो जाए आपका डेफिनेशन, क्योंकि जब भी ये टॉपिक पूछा जाएगा ना तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन जरूर पूछा जाता आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक। तो 1 एम्पियर वह धारा है जो किसी दो समानांतर धारावाही
चालक तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वायु में स्थित है में प्रवाहित करने पर उसके प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बल आरोपित करता है या बल लगाता है। बल लगाता है। ठीक, तो 1 एम्पीयर वह धारा है जो किसी 2 समानांतर धारावाही चालक तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वायु में स्थित है। कहां पर है भाई? वायु में स्थित है में प्रवाहित करने पर उसके प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बल लगाता है। ठीक है, तो ये एक 1 एम्पीयर की डेफिनेशन से अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो करोगे तो दोनों चालक तारों के बीच में इतना बल आरोपित होगा। तो इस बल से ही हम 1 एम्पीयर धारा को क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे। 1 एम्पीयर धारा को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो 1 एम्पीयर की डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा, बाकी इस डेरिवेशंस को याद कर लीजिए। 3 से 4 लाइन इस डेरिवेशंस में आपको याद करना है और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज विल साइन थीटा। ये जो विल साइन थीटा फॉर्मूला है इसको भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखो 14 में आया है, 18 में आया क्वेश्चन, 22, 23, 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। करीब 5 सालों से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। 2025 में भी क्वेश्चन आ सकता है और इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता ही आता है। कह रहे एक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे। अगर आपके पास एक धारामापी है और उसको अमीटर में बदलना है तो उसको अमीटर में आप कैसे बदलोगे, किस तरीके से आप उसको अमीटर में बदलोगे? तो हमने कहा अगर एक धारामापी को अमीटर में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धारामापी के साथ उसके समांतर क्रम में क्या करेंगे, एक शंट को जोड़ा जाएगा। अच्छा सर शंट क्या होता है? तो शंट एक ऐसा प्रतिरोध होता है जिसका मान बहुत नगण्य होता है। एक ऐसा शंट एक ऐसा प्रतिरोध होता है जिसका मान बहुत कम होता है, बहुत नगण्य होता है। मतलब 0.5 एम्पियर हो सकता है, 1 एम्पियर सॉरी 0.5 ओम का हो सकता है, 1 ओम का हो सकता है, 1.5 ओम का हो सकता है या 0.25 ओम का हो सकता है, जिसका मान बहुत कम होता है। ऐसे प्रतिरोध जिसका मान बहुत कम होता है, ऐसे प्रतिरोध को हम शंट बोलते हैं इस धारामापी के रिस्पेक्ट में। तो हमने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन, कैसे करेंगे? तो हमने कहा देखो होगा कैसे ये। तो हमने कहा ये हमारे पास एक धारामापी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, अमीटर में बदलने के लिए उसके साथ समांतर क्रम में एक शंट जोड़ा जाता है। एक शंट जोड़ा जाता है। ठीक है, एक शंट जोड़ेंगे तो इसका परिपथ कैसे बनाएंगे? तो सिंपल से इसका परिपथ बनेगा, देखो ये हमारा एक धारामापी है गैल्वेनोमीटर। ठीक है क्या भाई, एक गैल्वेनोमीटर। बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बना ले। चलो थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं।
ये हमारा एक धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है, ठीक। तो इस गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करेंगे, इस धारामापी के साथ क्या करेंगे, एक शंट जोड़ देंगे। यहां पे क्या जोड़ देंगे भाई, एक शंट जोड़ देंगे। किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो ये गैल्वेनोमीटर आपका बदल जाएगा किसमें भाई, ये गैल्वेनोमीटर बदल जाएगा आपका अमीटर में, ठीक। तो ये बन गया हमारा एक अमीटर। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमने कहा देखो इस अमीटर में ये क्या हो गया भाई, एक अमीटर हो गया, ठीक है। हमने कहा मान लो इस अमीटर में का जो रेंज है वो आई है, मतलब आई धारा के लिए जो अमीटर है, अमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शंस आता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शंस आने का मतलब है ये मैक्सिमम इतना ही करंट अमीटर आपका नाप सकता है, तो हम इसको रेंज बोल देते हैं, इसका परास बोला जाता है, ठीक। ये एक जंक्शन है, इसके साथ हमने एक शंट जोड़ा, शंट का मान मान लेते कितना भाई, एस है, एस एक शंट जोड़ दिया, ठीक। अच्छा, यहां से इस जंक्शन से कुछ करंट किस में जाएगा भाई, गैल्वेनोमीटर में जाएगा। कितना करंट गया गैल्वेनोमीटर में, तो मान लेते हैं IG गया है। तो I में से IG अगर गैल्वेनोमीटर में चला गया तो बचा हुआ करंट किस में जाएगा भाई, तो बचा हुआ करंट जाएगा आपके इस शंट में से, शंट में जाएगा, फिर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से करंट कितना निकल जाएगा भाई, I करंट निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना I बराबर यहाँ पे आपका I जो है वो क्या है, अमीटर का परास है, अमीटर का परास है, ठीक। अच्छा, I अमीटर का परास हो गया, G गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी का प्रतिरोध है, धारामापी का प्रतिरोध है, ठीक है। S क्या है भाई, S हो गया हमारा शंट जिसको हमने जोड़ा है समांतर क्रम में, और IG जो है बेटा यहाँ पे क्या हो गया, IG है धारामापी में धारा। जो हमारा धारामापी है उस धारामापी में से जो करंट फ्लो रहा है उसको हमने कंसीडर कर लिया IG। देखो अब जो आपका धारामापी है और जो आपका शंट है ये एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो बराबर होगा। क्या बराबर होगा भाई, विभवांतर बराबर होगा। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो शंट और धारामापी के बीच जो विभवांतर है उस विभवांतर को हम क्या करेंगे भैया, बराबर रख देंगे, ठीक। अतः धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर शंट के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक। शंट के सिरों के बीच विभवांतर और धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर होगा क्योंकि दोनों किसमें है भाई, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर Vg इज इक्वल टू Vs, Vg इज इक्वल टू Vs। अच्छा, Vg किसके बराबर, ओम के नियम के अनुसार इसका प्रतिरोध G है, धारा इसमें Ig है, तो विभवांतर जो है वो आपका आ जाएगा Ig इंटू कैपिटल G। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, ओम के नियम से, है ना। अच्छा, इस शंट में कितनी से इस शंट में से कितना धारा प्रवाहित है, I माइनस IG। शंट का मान हो गया S, तो प्रतिरोध S हो गया, तो हमारा विभवांतर कितना बनेगा भाई, विभवांतर बनेगा S इंटू I माइनस IG। तो हमने शंट का जो मान होगा, शंट का मान अगर हम यहां से निकालेंगे तो शंट का मान हो जाए बेटा S इज इक्वल टू, ये उठ के इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। तो ये शंट का मान हो जाएगा, ये हमारा शंट का मान हो जाएगा। तो किसी अमीटर को अगर हम I परास के किसी गैल्वेनोमीटर धारामापी को अगर हम I परास के अमीटर में बदलना है, I रेंज के अमीटर में बदलना है, तो उसके
साथ समांतर क्रम में S प्रतिरोध जो है वो आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक रिलेशन आप देख सकते हैं, कभी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स अगर पूछे बोर्ड एग्जाम में तो आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। तो शंट जो है, शंट S जो है ये प्रोपोर्शनल है I के। किसके प्रोपोर्शनल भाई? ये I के प्रोपोर्शनल है। मींस अगर हम I को इंक्रीज करेंगे, I को इंक्रीज करेंगे तो शंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, I को डिक्रीज करेंगे तो शंट का वैल्यू आपका इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर अमीटर जो है वो अधिक परास का है, किसका? अधिक परास का है, तो उसका शंट कम होगा। अगर अमीटर का रेंज कम है, उसका परास छोटा है, तो उस केस में क्या होगा? उसका शंट का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब यही हो गया। क्लियर है? मतलब अगर आपके पास दो अमीटर हैं, एक अमीटर है सिंपल, एक मिली अमीटर है। क्या भाई? मिली अमीटर है, तो किसमें शंट का वैल्यू ज्यादा होगा? देखो इस अमीटर को बनाने में मान लो इसमें S1 शंट यूज हुआ है, मिली अमीटर को बनाने में S2 शंट यूज हुआ है, तो S1 और S2 में किसका मान ज्यादा होगा? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए S1 और S2 में, S1 और S2 में किसका मान ज्यादा होगा? किसका मान ज्यादा होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा। देखो अमीटर का रेंज ज्यादा है, मिली अमीटर का रेंज कम है। मिली अमीटर का रेंज कम है तो उसका शंट का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो S2 है वो ग्रेटर होगा किससे? S1 से। इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको एनालाइज करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आंसर करना है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए शंट का मान जो है वो धारा I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट करिएगा बेटा, ठीक है ना? जल्दी से नोट करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? ठीक, किसी कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। कितना भाई? 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 40 वोल्ट हो जाएगा? न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है उसको डिफाइन करना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा आपको लिखना है। इसकी परिभाषा लिखना है भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा, है ना? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? डेफिनेशन क्या है? इससे मतलब आपका क्या इसका अभिप्राय है वो आपको लिखना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है जब किसी कुंडली से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस घटना को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस पूरी घटना को
इस ईएमएफ को मतलब विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं, हम परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो इस ईएमएफ को, इस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम प्रेरित धारा कह सकते हैं तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना को हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन के, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में है किसी कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। कितना भाई, 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। कितने समय में, यहाँ पे आपको समय निकालना है। कह रहे कितने समय में अगर धारा शून्य से बढ़कर 5 हो जाता है तो वोल्टेज कितना उसमें डेवलप होता है, 400 वोल्ट। तो आपको समय निकालना है। देखो 100 प्रेरण गुणांक का मान दे रखा है बेटा। तो 100 प्रेरण गुणांक देखो 100 प्रेरण गुणांक क्या है भाई, 100 प्रेरण गुणांक आपका यहाँ पे है L। कितना, तो 100 प्रेरण गुणांक का मान कितना दे रखा, 80 मिली हेनरी, 80 मिली हेनरी। तो ये 80 मिली हेनरी, तो 80 मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर लेना। तो 80 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक, मिली को हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या दे रखा है, तो और धारा में परिवर्तन दे रखा है। धारा में परिवर्तन कितना, तो धारा में परिवर्तन है डेल्टा आई, ये हो गया हमारा 5 - 0 बराबर 5 एम्पियर। कह रहे कितने समय में धारा 0 से 5 एम्पियर हो जाएगा। तो समय निकालना, तो इसका मतलब धारा में कितना परिवर्तन है, तो 5 - 0 बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, हमें समय अंतराल निकालना है। समय हमें निकालना है, डेल्टा टी का मान हमें निकालना है। ठीक, और ईएमएफ का मान दे रखा बेटा। तो ईएमएफ E = 400 वोल्ट। कितना, 400 वोल्ट दे रखा है। विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है, देखो एक बार पीछे यहाँ पे पलट के। तो विद्युत वाहक बल का मान दे रखा भाई कितना, 400 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो हमें समय निकालना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। ठीक, किसका फॉर्मूला, विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला शीट बेटा आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करा तो प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाओ प्लेलिस्ट को विजिट करो और वहां से फॉर्मूला शीट डाउनलोड करके सारे फॉर्मूलेस को याद करो भाई। ठीक, देखो ईएमएफ E = 400 वोल्ट। तो ये आपका जगह देखो ईएमएफ E = 400 वोल्ट। सो ना ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, ईएमएफ E = एक्सप्रेशन होता है -L dI/dt। तो आप इसको डेल्टा ले लो, डेल्टा I/डेल्टा t। तो हमने कहा यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टी इधर जाएगा, ईएमएफ इसके डिवाइड में जाएगा। तो माइनस का माइनस हटा दो, क्योंकि माइनस साइन लेंज लॉ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो माइनस हटा दो यहाँ पे, तो ये आपका जब -∆I/E। अच्छा, L कितना भाई, तो L है आपका 80 × 10⁻³ धारा में कितना परिवर्तन भाई, 5 वोल्ट कितना भाई, 400। तो 8 × 40, 1 0 से 0 कैंसिल, 50, 5 से इसको डिवाइड करोगे, 50 नहीं सॉरी 5, कितना आएगा ये 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10⁻³ सेकेंड। तो आप इसको लिख सकते हो 1। तो ये आपका जाएगा 1 मिली सेकेंड। ठीक, तो डेल्टा टी = L डेल्टा I/E हो जाएगा। तो ये 80, L का वैल्यू रख दिया 80 × 10⁻³ डेल्टा I आपका 5 हो गया, ईएमएफ आपका हो गया 400। ईएमएफ कितना भाई, 400। 80 से 400 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ सेकेंड बचेगा।
10 की घात 3 सेकंड बराबर 1 मिली सेकेंड। ठीक, इसके मतलब अगर हम धारा को 1 मिली सेकेंड में चेंज करते हैं 0 से लेके 5 एम्पियर तक, तो उस परिपथ में 400 वोल्ट का जो है वो ईएमएफ जो है वो डेवलप हो जाएगा। कितना? 400 वोल्ट का एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, वीडियो में टारगेट हमने कितना रखा था भाई? 1000 लाइक। अभी बहुत कम लाइक्स आप लोगों ने किया है बेटा, तो जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दीजिए। 1000 लाइक का टारगेट रखा हम लोगों ने, और 200 कमेंट का हमने एक टारगेट सेट किया है इस वीडियो में। ठीक, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्या लिखना है। अगर आपको चाहिए पार्ट 4 में अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको चाहिए पार्ट 4 तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए पार्ट 4। आपको अगर चाहिए न्यूमेरिकल्स की वीडियोस, किसकी वीडियो चाहिए भाई? न्यूमेरिकल्स की वीडियोस चाहिए तो आप लिखिए न्यूमेरिकल्स की सीरीज, न्यूमेरिकल्स सीरीज। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप लिखिए पीडीएफ। सिंपली आपको लिखना कमेंट सेक्शन में पीडीएफ, जस्ट पीडीएफ लिखेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, या किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक का पर्टिकुलर नेम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए उस टॉपिक का नाम, किस चैप्टर का वन शॉट वीडियो चाहिए उस चैप्टर का नेम लिखिए आप कमेंट सेक्शन में। आपके जो भी डाउट्स है, अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया या किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट्स है, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।